दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे पूंजी और आगम, है ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या होता है। तो अपन कॉमर्स 11th कॉमर्स में सब चीज़ें दी हुई है और ये लेखा एग्जाम सीजी जो लेखा एग्जाम होता है उसे, है ना, पेपर नंबर 5 में, है ना, पेपर नंबर 5 में ये सब चीज़ें आती है। पेपर किस में? 5 में, है ना। तो ये चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पूंजी और आगम क्या होता है ना। तो पूंजी और आगम के यहाँ चैप्टर देखते हैं यहाँ पे। तो पूंजी और आगम से आशय क्या है इसे समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं कि पूंजी क्या होता है और अपना आगम क्या होता है ना। तो देखिए पूंजी, है ना, तो पूंजी क्या हो रहा है यहाँ पे। पूंजी शब्द से आशय धन का वह भाग जो अधिक धन उत्पन्न करने के उद्देश्य से कार्य में लगाया जाता है ना। मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो बोलते हैं ना, अपन कहावत है कि पैसे से क्या होता है यहाँ पे, पैसे से पैसा आता है ना। पैसे से क्या आता है? पैसे से पैसा आता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये कि, है ना, धन का वह भाग जो अधिक धन उत्पन्न करने के उद्देश्य से उत्पादन कार्य में लगाया जाता है ना। जो अधिक धन उत्पन्न करने की दृष्टि से उत्पादन कार्य में लगाया जाता है और उससे अपने को और अधिक धन प्राप्त होता है ना। जैसे आपने व्यापार में पैसा लगाया, है ना, और कुछ स्थायी पूंजी या संपत्ति उससे खरीदी यहाँ पे, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास और संपत्ति बढ़ेगी, आपके पास और धन आएगा। मतलब ये धन कमाने के उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? धन कमाना, है ना। तो सरल शब्दों में ऐसी संपत्तियाँ जो धन कमाने के उद्देश्य से व्यापार व्यवसाय में प्रयोग की जाती है और जिसका लाभ कई वर्षों तक मिलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन पूंजी बोलते हैं ना। मान लीजिए आपने भूमि खरीद ली यहाँ पे, तो भूमि का लाभ आपको कई वर्षों तक मिलता रहेगा ना। मान लीजिए आपने, मतलब ये एक वर्ष से अधिक, एक वित्तीय, एक फाइनेंशियल ईयर से जो अधिक जो चीज़ें होती है यहाँ पे, वह इसमें पूंजी शब्द के अंतर्गत आएगी यहाँ पे, या फिर, है ना, पूंजीगत, है ना, आय क्या उसके अंतर्गत आएगी, है ना। अभी हम देखेंगे आगे डिटेल में कि क्या होता है, कैसे होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने भूमि बताया, वैसे यहाँ पे जैसे व्यापार में प्रयोग आने वाला भवन, है ना, भवन, आपने किसी भवन लिया जहाँ पे आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपका व्यापार चलाने के लिए उपयोग फर्नीचर, यहाँ पे आप मोटर व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं या फिर किसी यंत्र या मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, आपकी स्थायी पूंजी है। इसका बार बार साल दर साल यूज कर सकते हैं और ये क्या करती है, आपकी प्रॉफिट में क्या करती है, व्यापार के प्रॉफिट में वृद्धि करती है ना। तो ये पूंजी हो गया अपने यहाँ पे। कुछ नहीं, सरल शब्दों में यही है कि ऐसी स्थायी संपत्ति का जब आप यहाँ पे अपनी पूंजी से क्या करोगे, यहाँ पे क्रय करोगे, है ना, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे पूंजी कहलाएगी, जिसका आप साल भर, साल दर साल उसका फायदा ले सकते हो और जो आपके व्यापार की वृद्धि करने के लिए और आपके धन को अर्जन बढ़ाने के लिए जो, है ना, प्रयोग में लाई जाती है। जैसे भवन हो गया, मैंने बताया, फर्नीचर हो गया, मोटर हो गया, यंत्र हो गया, ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, पूंजी के अंतर्गत आएगी, है ना। आगम क्या हो जाएगा, रेवेन्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको, अगर आप व्यापार में सब स्थायी पूंजी लगा दिए तब तक आप नहीं चला सकते चीज़ों का। मान लीजिए आपने मशीन खरीद लिया और आपको लुब्रिकेशन, उसके जो घर्षण रोकने के लिए आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप उस व्यापार को नहीं चला सकते, है ना। आपको बहुत सारे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, आपको जो मशीन उसका मेंटेनेंस रखना पड़ेगा साल दर साल, तो वो सब चीज़ें आगम के अंतर्गत आती है ना। जैसे व्यापार व्यवसाय में लगाई गई पूंजी से प्रतिवर्ष जो आय प्राप्त होती रहती है उसे आगम कहते हैं ना। जो आपको आय प्राप्त हो रही है प्रतिवर्ष, जो आय प्राप्त हो रही है पूंजी से प्रतिवर्ष जो आय प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। कैसे, और आगे समझते हैं। संक्षेप में, स्थायी संपत्तियों से संबंधित व्यय, भुगतान, लाभ, हानि, प्राप्तियां पूंजीगत होती है ना। मतलब स्थायी संपत्ति से जो प्राप्ति है, स्थायी संपत्ति मतलब क्या बोला मैंने बताया, भवन, फर्नीचर, मोटर, यंत्र इत्यादि, है ना। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यापार के, है ना, व्यापार के सामान्य संचालन एवं प्रबंध में किए जाने वाला व्यय, है ना। व्यापार का आप सामान संचालन कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपको, है ना, लेबर लग रहे हैं या मशीनरी लग रही है, आप मशीनरी क्या कर रहे हो यहाँ पे, है ना, क्या कर रहे हो, उसका मेंटेनेंस कर रहे हो। तो मेंटेनेंस में जो क्या होता है, खर्चा आता है। या प्रबंध करने के लिए आप क्या लगा रहे हो यहाँ पे, मेन फोर्स, है ना, मेन फोर्स लगा रहे हो आप, यहाँ पे आप लेबर रख रहे हो, है ना। तो उसके लिए जो व्यय किया जाता है या फिर भुगतान किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है ना। ठीक है। तो ये, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, लाभगत या आगमगत बोलते हैं। जो प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, लाभगत या आगमगत प्राप्तियाँ, है ना। तो ये कुल मिला के ये है ना, पूंजी और, है ना, आगम में क्या हो जाएगा, पूंजी मतलब स्थायी संपत्तियों से, है ना, स्थायी संपत्तियों से जो आय अपने को प्राप्त होती है वो पूंजीगत आय कहलाएगी यहाँ पे। और, है ना, व्यापार के प्रबंधन के लिए, है ना, व्यापार के प्रबंधन के लिए या फिर, है ना, वेतन, जैसे आप उसको कुछ कर्मचारियों को रख रहे हैं वेतन में, है ना, तो उससे अपने को प्रतिवर्ष जो आय प्राप्त हो रही है ना, तो वो क्या कहलाएगी, अपनी आगम कहलाएगी, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। उसका देखिए यहाँ पे पूंजी और आगम का वर्गीकरण। तो क्या होता है, सबसे पहले तो पूंजीगत व्यय होता है, एक होता है आगम व्यय, है ना। दो चीज़ होती है, एक पूंजीगत व्यय, दूसरा आगम व्यय, है ना। उसके पूंजीगत प्राप्ति यहाँ पे और आगम प्राप्ति, ये हो गया भाई यहाँ पे। पूंजीगत भुगतान और आगम भुगतान, ये हो जाएगा पूंजीगत लाभ और आगम लाभ, है ना। और उसके बाद यहाँ पे पूंजीगत हानि और आगम हानि, है ना। तो पूंजीगत हानि और क्या हो जाएगा, आगम हानि हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को अपने को देखना है ना। तो देखिए पूंजीगत व्यय तथा आगम आगम व्यय, है ना। तो पूंजीगत व्यय क्या हो जाएगा, पूंजीगत व्यय क्या हो जाएगा, ऐसे व्यय जो व्यापार व्यवसाय या उद्यम हेतु स्थायी संपत्ति क्रय करने
है ना। स्थायी संपत्ति में वृद्धि करना, सबसे पहले आप खरीदोगे स्थायी संपत्ति, भवन, भूमि, बिल्डिंग जो भी हो जाएगा, यहाँ पे आप मशीनरी खरीद रहे हो बड़ी बड़ी, है ना। तो मतलब वह, है ना, जैसे वह जो व्यापार व्यवसाय उद्यम है तो स्थायी संपत्ति क्रय करने, स्थायी संपत्ति में वृद्धि करने तथा स्थायी संपत्ति की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने, है ना। आप उत्पादन शक्ति भी उससे बढ़ाएंगे, है ना। और संपत्तियों को प्रयोग योग्य बनाने हेतु पूंजी एकत्रित करने तथा व्यापार में लाभार्जन शक्ति में वृद्धि करने हेतु किए जाते हैं, उसे पूंजीगत व्यय बोलते हैं ना। मान लीजिए आपने कौन सा क्या किराना दुकान खोल लिया, तो किराना दुकान खोले तो आपको सबसे पहले तो भवन लेना पड़ेगा, यहाँ पे भवन ले लिए, भवन के बाद यहाँ फर्नीचर लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे फिर उसका सामान यहाँ भरने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो स्थायी संपत्ति यहाँ पे है ना, सबसे पहले तो भवन हो गया, यहाँ पे फर्नीचर होगा आपने यहाँ पे लगाया, है ना। उसके बाद आपने यहाँ शटर लगा दिया सामने में, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी अपने यहाँ पे पूंजीगत व्यय कहलाएगी, जिसकी आपको व्यापार चलाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, व्यय करना पड़ रहा है। ये स्थायी संपत्ति है, इसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, ये एक बार फिक्स हो गई मतलब हो गई, है ना। हाँ, आप उसके अंदर जो किराना दुकान के अंदर जो सामान भरे उसको आप चेंज कर सकते हो, है ना। मान लीजिए आपकी किराना दुकान नहीं चली तो आपने इलेक्ट्रिकल दुकान खोल दिया, है ना, इलेक्ट्रिकल सामान का, तो वो सब चीज़ें चेंज हो सकती है, पर ये भवन, फर्नीचर, ये सब क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, स्थायी संपत्ति, है ना। तो पूंजीगत वही हो रहा है यहाँ पे। ऐसे वह जो व्यापार व्यवसाय या उद्यम हेतु स्थायी संपत्ति क्रय करने, स्थायी संपत्ति में वृद्धि करने तथा स्थायी संपत्ति की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने, है ना। आप इसमें क्या कर रहे हो, उत्पादन शक्ति भी बढ़ा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, संपत्तियों को प्रयोग योग्य बनाने में पूंजी एकत्रित करने तथा व्यापार में लाभार्जन शक्ति में वृद्धि करने हेतु किए जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय बोलते हैं, है ना। अब देखिए, भूमि, भवन, फर्नीचर, यंत्र आदि का क्रय मूल्य अथवा निर्माण संबंधी व्यय, है ना। मैं बताया यहाँ पे आप भूमि लिए, किराना दुकान के लिए आप दुकान लिए, उसमें फर्नीचर लगाया, उसमें आपने मशीन लगाया, है ना, नापतोल मशीन लगा लिया, तो ये सब जो आप क्रय कर रहे हो यहाँ पे, या फिर वो भवन का निर्माण कर रहे हो किराना दुकान के लिए, वो सब वैसे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएंगे, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, स्थायी संपत्ति को क्रय करते समय चुकाया गया वैधानिक व्यय, जैसे कोर्ट फीस हो जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, आपको पंजीयन शुल्क देना पड़ेगा, वकीलों की फीस, ये सब देना पड़ेगा, इस सब का व्यय भी इसमें पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही आएगा, है ना। यंत्र आदि लगाने चालू करने हेतु दी गई मजदूरी, आप मजदूरी दे रहे हो यंत्र लगाने में, है ना। मान लीजिए आपने किराना दुकान लिया, उसमें फर्नीचर वर्क कराया पूरा यहाँ, है ना, फर्नीचर वर्क कराया, तो उसके लिए आपको मजदूरी बढ़ी को देनी पड़ेगी, कारपेंटर को देनी पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही आएगा ना। आपने पंखा लगाया, उसमें नल लगा लिया, है ना, इसमें व्यय हो रहा है, वो भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि स्थायी एक बार लग गया मतलब लग गया, है ना। स्थायी संपत्ति के विस्तार, आप उसे क्या करें, यहाँ पे ये दुकान, एक दुकान, दो दुकान करते, उसके विस्तार पर व्यय, है ना। अब उसमें औजारों की लागत, है ना, औजार मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपने वेट मशीन लगा दी किराना दुकान में, है ना, तो ये भी उसके अंतर्गत आएगा। नए कल पुर्जे लगाने का व्यय, यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ और मशीन लगा ली यहाँ पे, है ना, तो उसके कलपुर्जे जो लगा रहे हो ताकि आपका उत्पादन बढ़ सके। मान लीजिए आपने आटा चक्की मशीन लगा ली किराना दुकान में, है ना, तो उसके कलपुर्जे भी आप जैसे लगा रहे हो, तो उसका व्यय भी इसके अंतर्गत आएगा, है ना। पट्टे पर प्राप्त की गई संपत्ति की लागत, यहाँ पे आप पट्टी पर संपत्ति, है ना, प्राप्त कर रहे हो, तो उसकी लागत भी यहाँ पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही आएगी ना। स्थायी संपत्ति के पुनः निर्माण एवं जीर्णोद्धार, है ना, मान लीजिए ये बिल्डिंग आपकी टूट गई यहाँ पे, है ना, तो उसका पुनः निर्माण कर रहे हो या फिर जीर्णोद्धार करा रहे हो, या फिर ऊपर स्टोर रूम बना रहे हो ना, आपके दुकान के ऊपर और स्टोर रूम बना रहे हो, तो वो भी इसमें पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही आएगा ना। स्थायी संपत्ति को कार्य योग्य बनाने के लिए व्यय जो करते हैं यहाँ पे, है ना, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। व्यापार चिन्ह, आपने लोगो बनाया या कॉपीराइट, या मतलब आपके किराना दुकान का जो नाम है उसको कोई कॉपी ना कर सके, है ना, आपने व्यापार चिन्ह बना दिया यहाँ पे, है ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही आएगी, है ना। एजेंट के मूल्य भी इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। ऋण पत्रों, अंशों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा, दलाली, है ना, आदि पर वह जो व्यय होता है ये भी इसके अंतर्गत आएगा ना। तो ये हो गया। अब आगमगत व्यय, है ना, आगमगत व्यय या लाभगत व्यय क्या होता है ना, इसको समझते हैं, ये सेकंड पॉइंट अपना, है ना। पहले अपने क्या पढ़ा यहाँ पे पूंजीगत व्यय, अब उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे आगमगत व्यय, है ना। ऐसे व्यय जो व्यापार के लिए माल क्रय करने, व्यापार के सामान्य संचालन करने, है ना, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे माल का क्रय कर रहे हो ना, माल को खरीद रहे हो आप, है ना, तथा व्यापार के सामान्य संचालन कर रहे हो ना। अब आपने दुकान बन गई, आपने, है ना, फर्नीचर बना डाल दिया यहाँ पे किराना दुकान में, आपने वेट लिफ्टिंग, है ना, मतलब वेट जो लिफ्ट करता है यहाँ पे या जो वेट नापता है, नापतोल मशीन उसमें लगा ली। उसके अतिरिक्त आपने बाजू में आटा चक्की की दुकान भी खुली उसके सामने में, है ना, तो आप गेहूँ भी पीस रहे हो वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो गई, है ना। अब उसके बाद काम चालू होता है यहाँ से, है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे माल भरोगे, किराना दुकान में क्या भरोगे, माल भरोगे, है ना। तो ऐसे वह जो व्यापार के लिए माल क्रय करने, व्यापार की सामान्य संचालन करने, आप सामान्य संचालन कर रहे हो ना, विक्रय वृद्धि करने, आप कैसे उसका प्रमोशन कर रहे हो, या कैसे उसका विज्ञापन कर रहे हो कि आपकी विक्रय वृद्धि हो जाए, या स्थायी संपत्ति को चालू रखने एवं उसकी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, आगमगत व्यय कहलाते हैं, है ना।
उसी कार्य क्षमता को बनाए भी रखना है ना, उसे कार्य क्षमता कैसे करना है, बनाए रखना है। तो आगमगत व्यय के प्रमुख उदाहरण है ना, व्यापार संचालन के व्यय, जैसे वेतन दे रहे हो आप, 4 लड़के रख लिए हो, मजदूरी दे रहे हो, किराया दे रहे हो, ब्याज बट्टा, छूट दे रहे हो, ये भी इसके अंतर्गत आएगा ना। बीमा करा रहे हो, कमीशन, बिजली व्यय। अब उसके बाद जो लगातार जो व्यय हो रहा है, आपने मीटर लगाया वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा, पर मीटर का जो बिजली बिल आप हर महीना पटा रहे हो ये किसके अंतर्गत आएगा, आगमगत व्यय के अंतर्गत क्या कहलाएगा ना। आपने टेलीफोन कनेक्शन लिया, टेलीफोन लगाया, वो आपका पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। किंतु जैसे आप टेलीफोन है ना, टेलीफोन का जो हर महीना बिल पटा रहे हो वो किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पे आगमगत व्यय के अंतर्गत आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे घिसाई मरम्मत व्यय, यहाँ पे है ना, जो भी यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो रहा है ना आपके दुकान का या फिर संपत्ति का जो भी डिप्रिसिएशन हो रहा है या मरम्मत हो रहा है, उसको आप पुनः मरम्मत जो कराने में जो व्यय कर रहे हो ये भी इसके अंतर्गत आएगा, है ना। व्यापार में कच्चा माल बेचने के लिए पक्के माल, क्रय मूल्य, है ना, ये सब चीज़ इसके अंतर्गत आएगा, है ना। विज्ञापन व्यय भी इसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पे आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, है ना। केंद्रीय या प्रांतीय सरकार को दिए गए विभिन्न कर, है ना, जो टैक्स दे रहे हो आप, वो भी इसके अंतर्गत आएगा, है ना। व्यापार में प्रयोग में आने वाले वाहनों का पेट्रोल, डीजल, ड्राइवर के वेतन तथा वाहनों के मरम्मत आदि पर जो व्यय कर रहे हो ये भी इसके अंतर्गत आएगा, है ना। तो व्यापार में प्रयोग में आने वाले बहुत सारे वाहनों का उपयोग करते हो ना, डीजल हो गया, ड्राइवर के वेतन तथा वाहनों के मरम्मत आदि के व्यय इसके अंतर्गत आते हैं ना। संपत्ति को अच्छी दशा में रखने हेतु किए गए व्यय, है ना, आप उसको अच्छी दशा में रख रहे हो उसके लिए जो व्यय होता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। व्यापार के लिए प्राप्त किए गए ऋण का ब्याज, है ना, ऋण में जो ब्याज दिया जाता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा, है ना। माल, आग, चोरी या अन्य कारणों से जो क्षति हो रही है उसका पुनर्निर्माण आप कर रहे हो तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पे करों की अपील पर किए गए व्यय, है ना, तो करों की अपील पर किए गए व्यय भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये आगमगत व्यय अपने को समझ में आ गया, है ना। बहुत बार डिफरेंस हम पूछता है, पूंजीगत व्यय और आगमगत व्यय में अंतर बताइए, ऐसे पूछता है तो अपने को इसमें बताना पड़ेगा, है ना, कि क्या क्या होता है, कैसे होता है ना। तो ये अंतर को अपन देख ही लेते हैं यहाँ पे कि होता क्या है ना। अब देखते हैं यहाँ पे पूंजीगत व्यय और आगमगत व्यय में अंतर, है ना। इसका अंतर देखते हैं, अंतर है ना। सबसे पहले क्रय का स्वभाव, है ना। क्रय का स्वभाव कैसे हो जाएगा, स्थायी संपत्ति अगर आप क्रय कर रहे हो, आप दुकान बना रहे हो, किराना दुकान में फर्नीचर वर्क करा रहे हो, आप टेलीफोन कनेक्शन, बिजली कनेक्शन ले रहे हो, तो वो स्थायी संपत्ति हो, आपको साल दर साल चलेगी। तो स्थायी संपत्ति को क्रय हेतु किया गया व्यय क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है ना। जबकि व्यापारिक माल के क्रय हेतु किया गया व्यय, है ना, संपत्ति की उत्पादन शक्ति को क्या रखता है, बनाए रखता है ना। जैसे आप क्या करो यहाँ पे, व्यापारिक माल के क्रय हेतु किया गया व्यय, है ना, आप व्यापारिक, है ना, माल खरीद रहे हो तो उसको खरीदने हेतु किया गया व्यय क्या कहलाता है, यहाँ पे आगमगत व्यय कहलाता है ना। उत्पादन शक्ति में वृद्धि, है ना, उत्पादन शक्ति में वृद्धि क्या हो जाएगा, यह संपत्ति की उत्पादन शक्ति में क्या करता है, वृद्धि करता है। ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, पर ये क्या कर रहा है, इसको बनाए रख रहा है ना। आगमगत व्यय क्या करेगा, यहाँ पे संपत्ति में उत्पादन शक्ति क्या करेगा, बनाए रखेगा, है ना। लाभार्जन शक्ति, ये लाभार्जन शक्ति में वृद्धि करते हैं, जबकि लाभार्जन शक्ति को बनाए रखते हैं भाई यहाँ पे ना। इक्वल चिन्ह लगा रहा मतलब बनाए रखते हैं, और तीर का चिन्ह अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसका मतलब क्या, वृद्धि करते हैं, है ना। लाभ वृद्धि यहाँ पे, तो पूंजीगत व्यय व्यापार, है ना, का लाभ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जबकि व्यापार के लाभ को कम करता है ना। ये इसको कम करता है, ये इसको बढ़ाता है ना। क्योंकि देखिए जैसे आप यहाँ पे पूंजीगत व्यय लगा दी तो इसका साल दर साल आपको फायदा मिलते रहेगा, यहाँ पे बढ़ते रहेगा। पर यहाँ पे आगमगत व्यय आपने किया, जैसे आप बिजली बिल पटा रहे हो, टेलीफोन बिल पटा रहे हो, आप टैक्स वगैरह पटा रहे हो, तो ये सब चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे व्यापार के लाभ को ऑब्वियस बात है इसमें कम करेंगे। जो आपको शुद्ध प्रॉफिट होता तो उसमें मूल्य हार, डिप्रिसिएशन, ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। लाभ प्राप्ति की अवधि, है ना, पूंजीगत व्ययों का लाभ कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है ना, कई वर्षों तक मिलते रहेगा भाई यहाँ पे ना। जैसे आपने फर्नीचर लगा लिया, आपने कोई भवन ले लिया तो उसका लाभ कई वर्षों मिलता रहेगा, पर इसका जो है ना फायदा होता है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है ना। ठीक है, यहाँ पे विकास एवं संचालन, है ना, ये व्यापार की स्थापना, वृद्धि एवं विकास हेतु, है ना, स्थापना, वृद्धि एवं विकास हेतु किए जाते हैं। जबकि यह, है ना, स्थापना वृद्धि, है ना, यह, है ना, ऑब्वियसली बोला मैंने, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापार में विकास करना पड़ेगा या वृद्धि करना पड़ेगा, उसके लिए पूंजीगत व्यय किए जाते हैं। जबकि सामान्य संचालन, आपको जनरल संचालन करना है तो उसके लिए ये क्या किए जाते हैं अपना, है ना, क्या किए जाते हैं भाई यहाँ पे, है ना, पूंजीगत व्यय, और ये क्या कहलाएंगे, इसके लिए आगमगत व्यय किए जाएंगे, है ना। सामान्य संचालन, ऑनली सामान्य संचालन यहाँ पे, है ना। वृद्धि विकास के लिए पूंजीगत व्यय, है ना, पूंजीगत व्यय, और यहाँ पे, है ना, सामान्य संचालन के लिए यहाँ पे आगमगत व्यय किए जाएंगे, है ना। ये हो गया भाई अपना अंतिम खाते में लेखन, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है ना, क्योंकि संपत्ति क्या है अपना यहाँ पे पूंजी, हाँ, पूंजी से हमारी संपत्ति बन रही है, तो इस संपत्ति खातों में लिखकर चिट्ठे में दर्शाया जाता है ना। ये हमें संपत्ति खातों में डालेंगे, है ना। पर इससे क्या हो रहा है अपना आगमगत व्यय से सॉरी, इससे क्या हो रहा है यहाँ पे, व्यापार खाते एवं लाभ हानि खाते में
इसको लिखा किया जाता है। क्यों क्यों यहाँ पे लाभ हानि खाते में क्यों लिखते हैं? क्योंकि इससे कभी प्रॉफिट होता है, कभी नुकसान होता है ना। तो ये व्यापार को संचालन को बनाए रखते हैं और इससे कहीं ना कहीं अपने को लाभ में क्या होती है, यहाँ पे कमी होती है इससे, है ना। तो इसको लाभ हानि खाते में इसको डालेंगे, है ना। और पूंजीगत वाद से संपत्ति बन रही है तो इसको संपत्ति खाते में डालेंगे, है ना। पूंजी एकत्र करना है यहाँ पे, इसका संबंध पूंजी को एकत्रित करने हेतु किए गए व्यय संबंधित है ना। पूंजी को आप क्या कर रहे हो, इसमें एकत्र कर रहे हो ना। तो पूंजी को एकत्रित करने के लिए व्यय कर रहे हो, तो ये पूंजी एकत्र करना, तो पूंजी को एकत्र करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। जबकि इससे इसके अंतर्गत एकत्रित, है ना, इसका संबंध पूंजी एकत्रित करने हेतु किए गए व्यय से नहीं होता है ना। इसका उससे संबंध नहीं है ना। राशियों की मात्रा इसमें संपत्ति क्रय बड़ी मात्रा में किए जाते हैं, एकदम सौदे बड़े बड़े होते हैं इसमें ना। सौदे कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इसमें सौदे छोटे छोटे होते हैं ना, है ना। ये मतलब कंटिन्यू इसके जो सौदे होते हैं इसके फ़ायदा लंबे टाइम से मिलता है, इसका फ़ायदा मतलब बहुत ही कम टाइम तक मिलता है। ये अपने समझ में आ गई, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, पूंजीगत प्राप्ति आगमगत प्राप्ति, है ना। तो पूंजीगत प्राप्ति क्या हो जाएगी, जो रकम स्थायी संपत्ति, है ना, एवं पूंजी के संबंध में प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं ना। जो रकम स्थायी संपत्ति या फिर पूंजी के संबंध में प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। सामान्यतः पूंजीगत प्राप्ति निम्न कारणों से होती है, जैसे क्या करेंगे यहाँ पे, अंशों और ऋण प्राप्तियों को बेचने से प्राप्त विक्रय राशि है। मान लीजिए आपने कुछ शेयर आपने क्या कर दिया यहाँ पे बेच दी, है ना। कुछ शेयर्स आपने बेच दिए या फिर ऋण प्रतियों को बेच दिया, तो उससे आपको क्या होगी, प्राप्ति होगी, तो क्या बोलेंगे, पूंजीगत प्राप्ति, है ना। भवन फर्नीचर आदि को बिक्री कर दिए तो आपका मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, है ना, आपने भवन को बेच दिया, फर्नीचर को बेच दिया, आपने किराना दुकान को भी पूरा पूरा बेच दिया, है ना। हाँ, तो वो उससे जो प्राप्ति होगी वो क्या हो जाएगी, पूंजीगत प्राप्ति, है ना। सॉरी। बैंक या ग्राहकों से उधार ली गई राशि, है ना। तो बैंक और ग्राहकों से आप क्या ले रहे हैं, राशि उधार ले रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल होगी क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है ना। परिसंपत्ति को नष्ट होने से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि, है ना। तो मान लीजिए आपकी दुकान में आग लगे, आपने बीमा कराया हुआ था उसका, तो उससे जो आपको प्राप्ति, है ना, जो राशि प्राप्त होगी वो पूंजीगत आय के अंतर्गत ही शामिल होगी ना। व्यापार अथवा साझेदारों द्वारा पूंजी के रूप में लाई गई राशि ना, आपने पूंजी यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे जो साझेदारों उनको प्रेरित किया तो उससे आपको आवक हो रही है, वो पूंजीगत आय के अंतर्गत आएगी, है ना। आगम प्राप्ति क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे, ऐसी राशि जो व्यवसाय की चल संपत्ति की बिक्री या आगम लाभ से प्राप्त होती है ना। चल संपत्ति मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जो चलते रहती है, मतलब देखो भवन जो आपने लिया है किराना दुकान के लिए वो कभी चलेगा नहीं, है ना। पर उसमें जो सामान है, जो आपने साबुन भरा है, उसमें डिटर्जेंट भरा है, आपने बिस्किट भरा है, तो वो सब चीज़ क्या हो जाएगी, चल संपत्ति आ जाएगी आपकी, है ना। तो चल संपत्ति की बिक्री, है ना, पर या आगम लाभ पर से प्राप्त होती है आगम प्राप्ति, है ना। उसे आगम प्राप्ति या आगमक प्राप्ति बोलते हैं। जैसे माल की बिक्री से, जैसे आपने कुछ दुकान में माल भर दिया, उसकी बिक्री से आपको जो राशि प्राप्त होगी वो इसके अंतर्गत शामिल होगी, है ना। प्राप्त ब्याज आपको, है ना, प्राप्त रकम, प्राप्त किराया, है ना, आपको जो किराया राशि प्राप्त होगी वो भी इसके अंदर शामिल होगी। प्राप्त कमीशन वो भी इसके अंतर्गत शामिल होगी। प्राप्त बट्टा वो भी इसके अंतर्गत शामिल होगी, है ना। जो किसी लेखा अवधि के मध्य में प्राप्त होता है, जो किसी लेखा अवधि के मध्य में प्राप्त होता है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे, है ना, मतलब फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही प्राप्त हो जाएगा इसका फायदा। पर जो पूंजीगत प्राप्ति है उसका कई फाइनेंशियल ईयर तक चलता रहेगा लगातार, है ना। पर इसका फायदा एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ही मिलेगा, है ना। पूंजीगत भुगतान और आगम भुगतान, भुगतान कैसे करेंगे भाई यहाँ पे, तो पूंजीगत भुगतान क्या हो जाएगा, पूंजीगत व्यय का वह अंश, है ना, पूंजीगत व्यय का वह अंश जिसका नगद भुगतान किया जा चुका हो, पूंजीगत, है ना, भुगतान कहलाता है। मान लीजिए आपने 20,000 की एक मशीन खरीदी, है ना, आपने आटा चक्की की मशीन खरीदी किराना दुकान के बाहर लगाने के लिए, है ना, जिसमें तो 12,000 रुपये नगद चुका है, तो 12,000 नगद चुका है और 8,000 रुपये बचा हुआ है, तो 12,000 नगद यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे पूंजीगत भुगतान कहलाएगा। ठीक है, आपने 20,000 की आटा चक्की की मशीन खरीदी, है ना, और उसको आपने 12,000 रुपये नगद दे दिए, बाकी बाद में दूंगा भैया बोले, है ना। तो ये जो 12,000 रुपये की राशि वो पूंजीगत भुगतान की राशि कहलाएगी। वैसे यहाँ पे आगम भुगतान क्या हो जाएगा, आगम व्यय का वह भाग जिसका नगद भुगतान, है ना, किया जा चुका है ना, जिसका नगद भुगतान क्या हुआ बोला मैंने यहाँ पे, किया जा चुका है, आगम भुगतान कहलाता है ना। जैसे एक व्यापारी ने 10,000 रुपये लागत मूल्य का माल क्रय किया, है ना, आपने क्या किया, 10,000 लागत मूल्य का माल क्रय किया, है ना, और इस क्रय के उपलक्ष्य में 6,000 रुपये का नगद भुगतान किया। मान लीजिए आपने किराना दुकान है, किराना दुकान में आपने दाल की बहुत सारी बोरियां ला ली, है ना, और बाहर में आपकी आटा चक्की की मशीन लगी हुई है ना, ये जस्ट एग्जांपल के लिए है। तो उसने वो आपने चना दाल को पीसना चालू किया और बेसन बना के उसको बेचा, है ना। तो आपने चना दाल का क्या किया, पैसे पैसे माल को क्रय किया आपने, है ना। आप पीसोगे बाद में बेसन बना के उसको बेचोगे अलग चीज़ है, पर आपने माल का क्या कर लिया, यहाँ पे क्रय कर लिया है। तो वो जो आपने चना दाल बोरी लाई उसके 6,000 रुपये आपने क्या कर दिए, नगद भुगतान कर दिए भाई यहाँ पे, है ना। 6,000 रुपये का आपने नगद भुगतान कर दिए, है ना। तो 6,000 नगद भुगतान किया, है ना। 10,000 की लागत से माल क्रय किया और इस क्रय के उपलक्ष्य में 6,000 नगद भुगतान किया, तो 10,000 रुपये आगम हो गया अपना, है ना, आगम हो गया। और जो 6,000 जो भुगतान आपने किया वो आगम भुगतान कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखिए पूंजीगत लाभ एवं आगम लाभ, है ना। तो पूंजीगत लाभ क्या हो जाएगा भैया, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना।
तो पूंजीगत लाभ क्या हो जाएगा, पूंजीगत लाभ से तात्पर्य ऐसे लाभ से है, ऐसा लाभ है ना जो किसी स्थायी संपत्ति अंशों आदि के आगम मूल्य से अधिक पर विक्रय करने में प्राप्त होता है ना। मान लीजिए आपने कुछ चीज़ खरीदी है ना, मान लीजिए आपने एक भवन खरीदा, आज उसका रेट कितना है 10 लाख रुपए, उसको आपने 12 लाख में बेच दिया है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पूंजीगत लाभ कहलाएगा है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिया, देखते हैं नीचे में। एक मशीन जिसका मूल्य व्यापारी ने बहियों तो 20,000 रुपये में खरीदा है, यहाँ पे उसको 25,000 में बेच दिया, तो 5,000 रुपये आपको क्या कहलाएगा, शुद्ध पूंजीगत लाभ कहलाएगा है ना। तो उसको ये बोलते हैं। मान लीजिए आपके जो जेब में पैसा आ रहा है ना, जो माल आपने मान लीजिए कम में खरीदा, उसको ज़्यादा में बेचा, तो उससे जो फायदा हो रहा है वही आपको क्या कहलाएगा, पूंजीगत लाभ कहलाएगा है ना। पर इसमें जो मशीन आ जाएगा, भवन आएगा, वही आएगा ना, छोटे मोटे आइटम नहीं आएगा इसमें, बड़े बड़े आइटम क्योंकि हम पूंजीगत लाभ पढ़ रहे हैं ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब इसको लिखते कहाँ, यहाँ पे चिट्ठे में दायित्व पक्ष को लिखा जाता है इसको ना, पूंजीगत लाभ को क्या बोला जाता है, चिट्ठे में दायित्व पक्ष को लिखा जाता है। ये फायदा हुआ है भाई आपको है ना, तो चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाता है ना। बैलेंस शीट में कहाँ, दायित्व पक्ष में है ना लिखा जाएगा। आगम लाभ क्या हो जाएगा, व्यापार के सामान एवं माल के क्रय विक्रय से जो लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिए आपने किराना दुकान में सब बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, यहाँ पे साबुन हो गया, पाउडर हो गया, या फिर है ना बहुत सारे जो है ना खाने पीने का आइटम, बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, तो वो हो गया ना। तो यहाँ पे सामान एवं माल के क्रय विक्रय से जो आपने दुकान में भरा है, उसके क्रय विक्रय से जो है ना फायदा होता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, आगम लाभ बोलते हैं ना। जैसे 10,000 रुपये का माल खरीद कर 12,000 रुपये में बेच दिया है ना। मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदे, यहाँ पे 10,000 रुपये की आपने क्या लाई थी, मैंने बोला यहाँ पे चना दाल की बोरी लाई थी, आपने उसको पीस के किसी में बेचा, यहाँ पे 12,000 रुपये में बेच दिया, तो 2,000 रुपये आपको क्या हुआ, यहाँ पे आगम लाभ हुआ। इसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, आगम लाभ बोलते हैं इसको। लाभ हानि खाते क्रेडिट पक्ष में है ना, है ना। तो मैंने ये बोला आगमगत जो है उसको लाभ हानि खाते में ही डालेंगे, और पूंजीगत को है ना चिट्ठे में ही डालेंगे है ना। वो अब संपत्ति या दायित्व दोनों पक्ष होते हैं, तो संपत्ति दायित्व के हिसाब से आप देख लेना। पर यहाँ पे है ना पूंजीगत है ना, जो भी रहेगा पूंजीगत, उसको है ना अपना किस में डालेंगे, चिट्ठे में डालेंगे। और आगम वाला को रहेगा उसको किस में डालेंगे, अपन हमेशा लाभ हानि खाते में ही डालेंगे। तो आगम लाभ जो होता है इसको क्रेडिट पक्ष, फायदा हो रहा है भाई, यहाँ पे जुड़ रहा है पैसा हमारे पास, उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। पूंजीगत हानि आगम लाभ जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। तो पूंजीगत हानि क्या हो जाएगा, किसी आपने स्थायी संपत्ति की बिक्री करी, उससे आपको लॉस हो गया है ना। तो मान लीजिए आपने कोई भवन या फिर मशीन को आपने 8,000 रुपये में खरीदा है ना, 8,000 रुपये में खरीदा, और उसके बाद उसकी मूल्य ह्रास के कारण वो बिक्री में कितने में गई, 5,000 रुपये में गई, तो आपको 3,000 रुपये का लॉस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पूंजीगत हानि बोलेंगे है ना। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल मत देखो, ये भी एग्जांपल इसको पढ़ सकते हो आप, पर यहाँ पे एक एग्जांपल नॉर्मल सी चीज़ है। मान लीजिए आपका यहाँ पे भवन है, यहाँ पे या फिर आपकी किराना दुकान है, आपने फर्नीचर वर्क कराया इसमें है ना, और उसके बाद यहाँ पे आटा चक्की की आपकी मशीन लगी हुई है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पे पूंजीगत मतलब आपने यहाँ पे फर्नीचर वर्क है, आपको पुराना हो गया है ना, फर्नीचर वर्क पुराना, आपको नया फर्नीचर करा रहे, तो पुराने फर्नीचर वर्क आपने निकाल के क्या कर दिया, यहाँ पे बेच दिया है ना। तो आपने उसको खरीदा था 10,000 रुपये में है ना, और उसको बेचा आपने कितने, 8,000 रुपये में आपने बेच दिया फर्नीचर को। स्थायी संपत्ति, फर्नीचर भी स्थायी संपत्ति के अंतर्गत ही आएगा ना। तो आपको 2,000 का इसमें क्या हो गया, नुकसान हो गया भाई यहाँ पे। तो वो 2,000 नुकसानी क्या कहलाएगा, पूंजीगत हानि कहलाएगी है ना। इसको चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर है ना, हानि को संपत्ति पक्ष की ओर दर्शा रहे हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला था यहाँ पे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर इसको दर्शाया जाएगा है ना। तो पूंजीगत वाला चिट्ठे में ही इसकी एंट्री होगी यहाँ पे, और आगम वाले की एंट्री होगी लाभ हानि खाते में। आगम हानि ऐसी हानियाँ जो व्यापार के सामान्य संचालन, जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, बहुत सारा है ना दाल आपने खरीद के लाया, उसको आप आटा चक्की में क्या कर रहे हो, यहाँ पे पीस के बेच रहे हो है ना। तो आपने चना दाल लाया था, पर चना दाल में क्या लग गया, यहाँ पे घुन लग गया है ना, घुन लग गया, और आपकी जो बेसन उसकी क्वालिटी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई है ना, मतलब ख़राब हो गई, तो उससे आपको घाटा हो गया। आपने 10,000 माल लाया था यहाँ पे क्या, चना दाल का, आपने उसको पीसा, पर वो ग्राहक आपको नहीं मिल पाया, और आपको 8,000 रुपये में गया, तो आपको 2,000 रुपये क्या हो गया, नुकसान हो गया। मतलब छोटा मोटा आइटम है ना, पर ये इसमें क्या था, पूंजीगत हानि में बड़ा आइटम था ना। फर्नीचर आप बेच रहे थे इसमें ना, और इसमें क्या बेच रहे हो आप, यहाँ पे चना दाल या चना दाल का बेसन बना के बेच रहे हो, पर चना दाल में घुन लग गई थी मान चलो है ना, तो उससे आप चीज़ की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, आगम हानियाँ बोलते हैं ना। वे माल और बिक्री पर है ना, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे हौच पौच हो रहा है। तो माल के क्रय विक्रय से होती है उसे आगम हानियाँ बोलते हैं। ठीक है, छोटा मोटा माल आप बेच रहे हो, उससे जो हानि होगी उसको आगम हानि बोलेंगे ना। वे प्रायः माल की बिक्री पर बट्टा, आपने बट्टा दे, इससे भी आपको हानि होगी, कमीशन ले लिया किसी को आपने है ना, कोई एजेंट को पकड़ा, उसने आपका माल को बिकवा दिया, तो उससे आपको कमीशन मिला, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पे डूबत ऋण भी आएगा, मूल्य ह्रास डिप्रेशन, ये भी इसके अंतर्गत आएगा ना। इन हानियों का लेखा किस में करते हैं भाई, यहाँ पे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में करते हैं। डेबिट मतलब माइनस है ना, तो इससे अपने को नुकसान हो रहा है, उसको लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में करते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।